हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसका कि ये पहला लेक्चर रहने वाला है। हीमोपोएटिक मतलब ही क्या है? हीमोपोएसिस मतलब जानते हैं क्या होता है? तो हीम वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होता है ब्लड, और पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि आप कंबाइन करके बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मैंने क्या बोला? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के बनने की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। और यहां पर उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि हीमोपोएसिस कैसे होता है। तो इस चैप्टर में आपका पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, जहां पर आपका ब्लड क्या है, पहले तो आपको ब्लड क्या है वो पढ़ना है, ब्लड के फंक्शंस को पढ़ना है, प्लस ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं उसको पढ़ना है, और हर एक कंपोजिशन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस भी पढ़ना है। जैसे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी पढ़ना है। तो अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा पूरे क्लास को। इंटरेस्टिंग वे में आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपके आंसर्स का जरूर वेट करूंगा। तो अगर आप आंसर कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्लास में सारी चीजें समझ में आ गई। और याद रखना है, ध्यान रखिएगा, क्लास में ही क्लास का बात याद हो जाए, इसके लिए आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा मेरी ओर आकर्षित कर लीजिए और एकदम ध्यान से एकदम फोकस कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं पता है किसी को? इसी को रक्त कहते हैं या रुधिर कहते हैं, आप लोग देसी भाषा में खून कह देते हैं। तो ब्लड, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, टिश्यूज चैप्टर जब आप पढ़े होंगे उत्तक, तो टिश्यू में आपने एक पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव में भी एक होता है फ्लूइड, जो कि तरल रूप में होता है। तो जस्ट लाइक दैट, ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पहले लाइन से क्वेश्चन बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार पूछा गया था कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, किस प्रकार का टिश्यू है? तो ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आप समझे कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को, है ना। आपको पता होगा कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, मतलब हर जगह हर सेल्स पर ब्लड पहुंचना चाहिए। तो वो क्यों पहुंचता है? तो वहां पे उस ब्लड के माध्यम से ही, है ना, एक तरीके से आप समझ सकते हो जैसे नदियों का धारा बहता है ना, वैसे हमारे बॉडी में ब्लड्स बहते रहते हैं। ठीक है, और नदियों में कैसे सारी चीजें मिल करके हर जगह पहुंचता है, जस्ट लाइक दैट हमारे बॉडी में जो ब्लड है एकदम हर जगह फ्लो करता रहता है, और उसी ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लस अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं तो वो डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में तब्दील हुआ, अब वो क्या हुआ आपका ब्लड में गया। अब जिस सेल को ग्लूकोज की जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंचाना, प्लस वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस हम लोग खराब छोड़ते हैं, तो खराब का जो हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शरीर से बाहर निकालने तक का काम, उसको सेल से दूर ले जाने का काम आपका कौन करता है? ब्लड करता है। मैंने क्या बोला? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को दूर लेके जाता है। दूर कहां लेके जाएगा? तो सेल से वो क्या करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लेके जाएगा? लंग्स में, और लंग्स में जब गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के पास, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, और बाहर करने के बाद हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में ब्लड किसी भी कारणवश अगर जो ब्लड आपका फ्लो है, जो ब्लड की फ्लूइडिटी है, ब्लड सर्कुलेशन, वो रुक गया,
किसी भी कारणवश, तो इंसान मर जाएगा। खून जम जाना समझते हैं, तो इंसान मर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो सेल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे सारा सेल डेड हो जाएगा। तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो ब्लड होता है वो कितने होते हैं एक एवरेज ह्यूमन में, तो 5 से 6 लीटर ऑफ टोटल ब्लड इन टोटल। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने ब्लड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है एवरेज 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। और आपके बॉडी वेट का ध्यान रखिएगा, बॉडी वेट का अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट बाय 8 है ना, बॉडी वेट बाय 8 है ना, यानी कि बॉडी वेट के अनुसार जिसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है उसमें ब्लड का मात्रा ज़्यादा होगा, 6 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो देखने उसका अगर बॉडी वेट जितना है उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उसके बॉडी में कितना ब्लड है एवरेज अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड के बारे में जानते हैं, ब्लड के बारे में कुछ बातें। ब्लड कैसा होता है, रेड कलर्ड। अच्छा, रेड किसकी वजह से होता है, ब्लड का जो कलर है रेड वो किसकी वजह से होता है, पूरे बॉडी का 8% होता है बॉडी वेट का। ठीक है, ध्यान रखना ब्लड का अमाउंट। अब आपसे पूछ लिया जाए ब्लड रेड कलर्ड होता है, तो रेड किसकी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल में भी एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से आपका ब्लड क्या होता है, रेड होता है। ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस मतलब चिपचिपा फ्लूइड होता है, थिकर देन वाटर। थिकर देन वाटर आप कह सकते हो कि आपका वाटर से यानी पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज फ्रॉम 4.5 to 5.5 ऑफ वाटर, यानी कि पानी से विस्कोसिटी मतलब वो कितना गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो पानी से लगभग 4.5 या 5.5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है आपका ब्लड। ठीक है, और रेड कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, जो द ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जो मैंने अभी बताया ना, बॉडी वेट का टोटल कितना परसेंट, 8%, टोटल 8% है ना, तो उसके बॉडी में ब्लड का अमाउंट होता है एवरेज। टेम्परेचर ऑफ ब्लड, आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन जो ब्लड है उससे थोड़ा सा गर्म रहता है। देखिएगा कि ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी की अपेक्षा, तो वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, है ना, क्या होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, ब्लड थोड़ा सा वाटर से क्या होता है, हैवियर होता है, यानी कि थोड़ा सा उससे भारी होता है, और उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, और कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को दूर लेके जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी। बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर ब्लड की बात करें तो रेड कलर होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी है, और आरबीसी में कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से। विस्कस फ्लूइड होता है, थिकर देन वाटर होता है। ब्लड की विस्कोसिटी वाटर से लगभग 4.5 to 5.5 यानी 4.5 से 5.5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। ब्लड बॉडी वेट का टोटल 8% होता है। टेम्परेचर की बात करें ब्लड का तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्लड हैवियर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग फंक्शंस ऑफ द ब्लड पे बात करते हैं। रक्त के कार्य क्या क्या हैं, है ना, रक्त के कार्य क्या क्या हैं, तो अभी मैंने जस्ट बताया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, अलग अलग गैसेज जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग हॉर्मोन्स, है ना, जो आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, या फिर अलग अलग एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड ही तो करता है। तो पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो वही लिख रहा है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गैसेज, अलग अलग गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, जैसे O2 को, CO2 को। हार्मोन्स अलग अलग, जो ध्यान रखना, हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में भी बहता है ना। एंजाइम्स, ये सब चीजें का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनता है। कोएगुलेशन दूसरा फंक्शन आप याद रख सकते हो, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन यानी कि रक्त का थक्का बनना। ब्लड में एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, पता होगा। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स,
साइट्स भी कहते हैं, पता है ना, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि ब्लड को कोएगुलेट करता है, थक्का बनाता है। आपको पता होगा कि आपके बॉडी में जब तक ब्लड है तब तक वो कोएगुलेट नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रीली फ्लो करता है, अच्छे से फ्लो करता है। लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। और वो जरूरी है। मान लिया आपका कहीं पे छोटा सा हाथ कटा और वहां से खून बह रहा है, अगर वहां खून जमेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो क्या होगा, लगातार ब्लड लॉस होता ही जाएगा। तो ब्लड कोएगुलेशन अगर होता है तो वहां पर उस जगह को बंद करता है ना। अगर मान लो ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर किसी तरीके से चाकू चल गया, तो यहाँ से खून बह रहा है बह रहा है बह रहा है, तो वहाँ पर प्लेटलेट एक एग्रीगेशन बनाता है, जैसे कि मतलब फाइब्रिन्स का जाल बिछा देता है, जिससे कि वो क्लॉट हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, खून लॉस नहीं होता है। तो कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। तो कह रहा है इट हैज प्लेटलेट in it which help in the clotting of blood by make a plug over the injury site। यानी कि कहीं पर अगर इंजरी हुई है, जख्म हुआ है, चोट लगा है, तो वहां पर एक प्लग का फॉर्मेशन करता है। प्लग जस्ट लाइक दैट, कुछ इस प्रकार से, मान लिया ब्लड वेसल से यहाँ चोट लगा है, तो इस तरीके से जाल बिछा देना, एक फाइब्रिन का जाल बिछा देता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी इस चैप्टर में पढ़ना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका कोएगुलेशन हो गया, ठीक है, डन है ना, वेरी गुड। डिफेंसिव फंक्शन भी ब्लड करता है, यू नो व्हाई। ब्लड के पास क्या है, एक कंपोनेंट है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको ब्लड का सोल्जर, हमारे बॉडी का सोल्जर कहा जाता है। WBC का काम है कि चुन चुन के मारेंगे, कहते हैं ना, कह कह के मारेंगे। तो ये तुरंत से WBC एंटीबॉडी बनाता है, किसके अगेंस्ट, कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में आएगा, है ना, तो उसके अगेंस्ट। पैथोजन क्या होता है, कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि आपको बीमार कर सकता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया जो टाइफाइड काउज करता है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, तो वो उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा कौन, आपका WBC। तो ये डिफेंसिव यानी कि आपको बचाने का भी काम करता है। तो इट हैज वेरियस टाइप ऑफ WBCs, अलग अलग प्रकार के WBCs होते हैं, जो कि हेल्प करता है इनगल्फिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी सूक्ष्म जीव है उसको इनगल्फ कर लेना, निगल के खत्म कर देता है। विच आर फॉरेन टू द बॉडी, जो कि बॉडी के लिए बाहरी होता है, फॉरेन होता है। एंड हेंस हेल्प्स द बॉडी इन फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस, और बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है ना, बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। सम ऑफ देम ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना, कुछ कुछ ऐसे WBCs हैं जो ब्लड को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब होता है हीट, कहने का मतलब हुआ कि ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ओवरऑल बॉडीज टेम्परेचर एज वेयर एवर द ब्लड फ्लोज द वार्मनेस इंक्रीज। कहने का मतलब है कि आपका ब्लड जो है थर्मोरेगुलेशन में भी बहुत अच्छा होता है। मान लिया बहुत ज़्यादा वातावरण में ठंडा है, बहुत ज़्यादा वातावरण में ठंडा है, तो आप देखिएगा जब थोड़ा सा रनिंग करते हैं, तो आपको गर्मी लगने लगता है। कारण, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो हार्ट बीट का रेट ज़्यादा हो जाता है, दिल धक 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 ज़्यादा करता है, ज़्यादा धक धक करेगा तो ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, और ज़्यादा पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड के सर्कुलेशन का रेट अगर ज़्यादा हुआ, यानी ब्लड ज़्यादा तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन, घर्षण, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, जिससे आपको गर्मी लगने लगती है। तो एक तरीके से ब्लड आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो वही बोल रहा है, ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल बॉडीज टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ब्लड फ्लोज देन वार्मनेस इंक्रीज होता है, यानी कि ब्लड जैसे जैसे बहेगा तो उससे आपके बॉडी का, है ना, वार्मनेस इंक्रीज होगा। ब्लड कैरीज हीट एंड वार्मनेस विद इट, ब्लड जैसे जैसे कैरी करता है तो अपने साथ हीट वगैरह को भी जनरेट करता है ना। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, जैसे हाथ के हाथ बीच रगड़िए तो देखिएगा गर्मी लगने लगा ना, देखो हाथ के बीच हाथ पर रगड़ोगे तो घर्षण होगा, जस्ट लाइक दैट घर्षण। फिर है एक वर्ड आयन बैलेंस। आयन बैलेंस मतलब क्या हुआ, ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयन बैलेंस अक्रॉस द वेरियस ब्लड वेसल्स, यानी कि अलग अलग ब्लड वेसल्स में, जैसे एक ब्लड वेसल ये है, दूसरे ब्लड वेसल में ये है, अगर मान लो सोडियम पोटेशियम कोई भी आयन है, इसमें घट गया, इसमें ज़्यादा हो गया, तो आपस में आदान प्रदान कर लेगा। तो आयन बैलेंस भी करने में हेल्पफुल होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी ब्लड हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल,
और थोड़ा सा आपको आरबीसी के बारे में पहले से पता होगा कि इसमें ही हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो वही बोल रहा है इट हैज आरबीसी विच कैरी हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को अपने माथे रख ले जाने का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म कराता है, क्योंकि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है ना। आपके बॉडी के में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। तो O2 CO2 को ले जाने का काम आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी हेल्पफुल होता है, यानी कि जो आपके वेस्ट हैं उसको लीवर या किडनी तक पहुंचा देगा ब्लड के माध्यम से, फिर वहां से उसको मेटाबलाइज होकर के खत्म करता है। तो कह रहा है ब्लड हेल्प्स इन पासिंग द वेस्ट क्रिएटेड इन आउट बॉडी टू एक्सक्रीट ऑर्गन्स सच एज किडनी लीवर। मतलब ब्लड क्या करता है, वेस्ट को बाहर करने के लिए उस ऑर्गन, उस वेस्ट को किडनी या लीवर तक पहुंचा देता है। किडनी में पहुंचाएगा तो किडनी में उसका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन के थ्रू से पास आउट हो जाएगा, और लीवर में पहुंचाएगा तो लीवर में उसका इनगल्फिंग सेल्स होते हैं जिसको मार करके खत्म कर देगा, है ना। समझ रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी काम किया। फिर वाटर बैलेंस का भी काम करता है, क्योंकि ब्लड का मैक्सिमम कंटेंट क्या है, वाटर ही तो है। ब्लड में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 95% वाटर ही होता है। तो ब्लड जो है आपके वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में वाटर, जल का संतुलन मेंटेन करने का काम करता है। एसिड बेस बैलेंस भी करता है। ब्लड ऑल्सो एक्ट एज अ बफर, ध्यान रखना, बफर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। अगर किसी का पीएच 7 है तो 7 ही रहने देगा, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि पीएच को ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। तो ये बफर की तरह काम करता है और उस जगह के पीएच को मेंटेन करके रखता है। वैसे जनरली मैं बता दूं कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, किसी को पता है ब्लड का पीएच कितना होता है? लगभग 7.4 टू 7.5, है ना। स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच 7.4 टू, है ना। आप न्यूट्रल भी बोल सकते हो, कोई हल्का सा स्लाइटली अल्कलाइन, 7 से थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए, है ना। हाँ, वेरी गुड। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या घटक हैं, ब्लड के क्या क्या घटक हैं। उससे पहले एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैंने क्या क्या बताया। ब्लड के बारे में पढ़ाया, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताया, फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ाया। देखो क्वेश्चन आ जाएगा ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोजिशन को बताइए और फंक्शन को। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, फंक्शंस ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। अब कंपोजिशन पर बात करते हैं। तो ब्लड मेनली किससे बना हुआ है? दो चीजों से, एक है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ध्यान रखना, ब्लड मेनली किसी से बना हुआ है? दो चीजों से, एक प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स किसको कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब हुआ, उसी को हम लोग ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, ब्लड सेल्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है, ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है, तरल भाग, वो कौन होता है? फ्लूइड पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा, ध्यान रखना। और जो ब्लड का उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड या फिर सॉलिड पार्ट, है ना, वो ब्लड के कहते हैं कंपोज सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में आपका मेनली वाटर वगैरह होता है, और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस चार्ट से समझने का कोशिश कीजिए। वैसे तो बेसिकली मैं यहां पर बता रहा हूं ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या है। तो प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%, 55%, है ना, 55%। और अदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो ब्लड कॉर्पोजल्स हैं जो कि आपको दिखा रहा हूं, है ना। उसमें आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गया। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा का ओवरऑल मात्रा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 45%, इस दोनों को मिलाकर 45 होता है। उसमें से भी 41% आपका आरबीसी ही होता है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलाकर 4% पुरता है। तो हो गया ना 45। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं तो देखो इस डायग्राम को, ब्लड जो है ओवरऑल किससे किससे बना हुआ है? दो चीजों से, एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, ध्यान रखना। और 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है? टोटल 45%। टोटल कितना होता है? 45% पूरे ब्लड का, ठीक है। चलिए, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा है, मैंने लिख दिया था। अब प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा होता है वो वाटर होता है, ध्यान रखना, वाटर मोस्ट
सबसे ज़्यादा चीज़ ब्लड में क्या होता है, सॉरी जो प्लाज्मा में होता है 95% वाटर होता है, 95% वाटर होता है, 95% वाटर होता है ना। देखिए ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, हमारा नेक्स्ट अगला क्लास का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, वहां मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका अभी फिलहाल ब्लड के कंपोजिशन पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 95% वाटर होता है, और क्या होते हैं इसमें, और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 2 to 3%, 2 से 3% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन, अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन है ना, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, और मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन 60%, ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है, यानी कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, उस तीनों में से सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, और फिर फाइब्रिनोजन, फिर ग्लोबुलिन, ठीक है। और अलग अलग चीजें हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेज, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड्स, थोड़ा बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तो वो तीन चीजें हैं, एक तो है एरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, एक होता है ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, अलग अलग नाम है, और एक होता है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को ही हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट जो होता है, ध्यान रखना, ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का भी दो प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का भी दो प्रकार है, एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में उसके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं, जैसे मान लो ये गोल स्ट्रक्चर, उसके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स लगा हुआ है, दाना दाना संरचना है ना, एक ग्रेन्युलोसाइट में वो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेनुलोसाइट में आपके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ट्रिक बताए क्या है, तो ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा, और ग्रेन्यूल्स कैसा होता है बताओ, दानेदार संरचना, तो उसको छुएंगे तो हमको फील होगा ना, तो ध्यान रखना ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आता है, वही सब आता है जिसमें फील्स लगा होता है, लास्ट में क्या वर्ड लगा रहेगा, फील, जिसमें भी फील वर्ड लगा रहेगा वो सब क्या है, ग्रेनुलोसाइट है ना, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में फील वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट यानी ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स यानी दाना जैसा, तो हम छुएंगे तो फील होगा, तो जिसके भी नाम के आगे फील होगा, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में आपके लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या क्या बताया, टोटल ब्लड, अगर ब्लड की बात किया जाए आपका, तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नॉर्मल एवरेज ह्यूमन में ब्लड का अमाउंट होता है लगभग 5 से 6 लीटर। अगर ब्लड का बात किया जाए एवरेज की परसेंटेज बॉडी वेट का, तो बॉडी वेट का टोटल 8% होता है ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन बात करें तो दो चीज़ें होती हैं, ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा जो कि 55% है, और उसके बाद होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है वाटर 95%, और बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिसमें 3 प्रकार होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, है ना। और ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स में आपका आ जाता है ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आपके आ गए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, है ना, जिसमें फिल लगा रहे वो ग्रेनुलोसाइट हो गया, और जिसमें फिल नहीं लगा रहे वो एक ग्रेनुलोसाइट हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आपसे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता है, तो प्लाज्मा का। ध्यान रखना, ब्लड में ओवरऑल कंपोजिशन वाइज मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, क्योंकि 55% है ना। और उसके बाद क्या होता है, तो आरबीसी होता है, उसके बाद क्या होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी के बाद क्या होता है, तो देख लेना प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, और उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, उससे भी कम डब्ल्यूबीसी। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ब्लड में क्या कितना होता है ना, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, सबका रेंज अगर मैं एवरेज बताऊं तो लिख लीजिए आप, एवरेज रेंज आरबीसी का पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड, प्रति माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है, 4.5 टू 5.5 मिलियन, कितना होता है, मिलियन, कितना, पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड, है ना, एक माइक्रोलीटर ब्लड में।
जबकि प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 1.5 लाख टू 4.5 लाख होता है पर MMQ ऑफ ब्लड। जबकि WBC की बात करें तो 4,000 से 11,000 है ना, लमसम इसका एवरेज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका इसलिए कहा कि सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC, क्योंकि आरबीसी है ना 1 मिलियंस में है। मिलियन मतलब हुआ कि 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 4 मिलियन 40 लाख, समझ रहे हैं। तो 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख, है ना। WBC 4,000 से 11,000, है ना, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मैं बताना चाहूंगा। ब्लैक स्क्रीन पर आ जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ मैं टर्म्स बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ब्लड कंपोनेंट्स में, है ना, किसके बढ़ने से क्या होता है, ब्लड के घटने से क्या होता है, मतलब उसके घटने से क्या होता है। मैं कुछ ब्लड कंपोनेंट्स को लिख रहा हूं, अगर राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा। ब्लड कंपोनेंट्स, है ना, ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे अगर आरबीसी, जैसे मैं पहला पॉइंट ले लूं आरबीसी, जैसे मैं पहला अगर पॉइंट ले लूं आरबीसी, मैंने क्या बोला, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का अगर जो डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कहलाएगा। आरबीसी का अगर जो, ऐसा साइन दे रहा हूं मतलब डेफिशिएंसी, और अगर इसका बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है, आरबीसी की डेफिशिएंसी खून में, तो ध्यान रखना उसको हम लोग एनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे, एनीमिया कहेंगे, जिसको आप आयरन की डेफिशिएंसी कह सकते हो, खून की कमी कह सकते हो, हीमोग्लोबिन की कमी, ओवरऑल एनीमिया कहलाता है ना, एनीमिया कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपका आरबीसी का संख्या अगर जो बढ़ गया, नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया, जैसे 4.5 से 5.5 मिलियन है तो 10 मिलियन हो गया, तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया, CYTHEMIA, पॉलीसाइथीमिया क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं WBC का। WBC का ध्यान रखना, WBC का अगर जो संख्या नॉर्मल से घट जाए, नॉर्मल से घट जाए तो क्या कहलाएगा, और नॉर्मल से बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा। तो WBC का ध्यान रखिएगा, जो WBC होता है ना, WBC का संख्या अगर जो घट जाए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, LEU, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। जबकि अगर WBC का मात्रा बढ़ जाएगा तो वो ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया कहलाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। और यही ल्यूकीमिया है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकीमिया ही है जो कि ब्लड कैंसर कहलाता है, यही है कि जो ब्लड कैंसर कहलाता है। यानी कि किसी के ब्लड में अगर जो WBC का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो आपका ब्लड कैंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्लड WBC का नॉर्मल रेंज कितना है, 4,000 से 11,000, 4K टू 11K, के मतलब 1,000, है ना। जबकि आपका आरबीसी का कितना है, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन, है ना, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर प्लेटलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं, अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो उसको भी आपको याद रखना है। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं, अगर उसी तरीके से मैं प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स में अगर बता दूं कि अगर ये घट जाता है तो क्या होगा और ये बढ़ जाता है तो क्या होगा, है ना। तो दोनों के बारे में सोचिए। तो अगर प्लेटलेट किसी में घट जाता है तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड जहां भी लग गया मतलब घटा है, पीनिया मतलब घटना। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया, ठीक है। जबकि अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। बाकी वन बाय वन जब हम लोग आरबीसी WBC प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले आप कुछ मैं जो बता रहा हूं उसको याद रख लीजिएगा। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.5 लाख, है ना, टू 4.5 लाख, है ना। देखो डेंगू वगैरह में कम हो जाता है प्लेटलेट, है ना। समझ में आया, तो इसको भी मैं स्लाइड में ऐड कर दे रहा हूं। समझ में आया तो कमेंट में जरूर दिल बनाइएगा आप सभी लोग, इसको मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया, है ना, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं? प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। क्या होता है प्लाज्मा? तो ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है, कैसा रंग होता है? येलोइस, है ना, है ना। क्या होता है प्लाज्मा? देखो, प्लाज्मा इज द येलोइस लिक्विड। ध्यान रखना, इसका कलर होता है हल्का पीला, पेल येलो आप कह सकते हो, हल्का पीला होता है ना। येलोइस लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, जो कंट्रीब्यूट करता है ब्लड का कितना वॉल्यूम? 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम का, है ना, हाँ, टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55%। टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट? सब लोग कमेंट में बताइए। 55% भाग, वेरी गुड। प्लाज्मा इज नेसेसरी टू हेल्प बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी। प्लाज्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के, अगर कहीं इंजरी हो गया उसको रिकवर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाइल मूविंग थ्रू आउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम, सीरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फाइब्रिनोजेन। अगर कोई पूछ दे सीरम क्या होता है, तो ध्यान रखना, सीरम मतलब होता है, अक्सर देखिएगा कोई भी जांच होता है तो ब्लड सैंपल लेकर के उसका सीरम, है ना, उसका सीरम क्या कहते हैं, आप कह सकते हो सीरम बना लिया जाता है। तो सीरम क्या होता है? देखो, सीरम मतलब होता है, आप जब आपका ब्लड है ना, ब्लड प्लाज्मा है, तो आपका जब ब्लड प्लाज्मा का फाइब्रिनोजेन माइनस कर दिए, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए, ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हटा दिए तो वो सीरम कहलाता है ना। ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हटा दिए, यदि मान लिया किसी का सिर्फ प्लाज्मा है और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन, पता होगा, तो ये इसको हटा देंगे तो वो सीरम कहलाता है ना, ध्यान रखना। तो वही बोल रहा है। एंड इन एडिशन इट हैज 90 to 92% ऑफ वाटर, 90 से 92% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है। दैट हैज फॉलोइंग केमिकल्स डिजॉल्व इन इट, जिसमें कि अलग अलग केमिकल्स डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें एक है आपका अमीनो एसिड, एक है क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, जो कि कंबाइन करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हेंस दे आर रेफर्ड टू एज बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। यस, अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन का बिल्डिंग कंपोनेंट्स है। और प्लाज्मा में अमीनो एसिड भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। दीज आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेरी गुड। अब है नाइट्रोजिनस वेस्ट। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, और जो मेन है प्लाज्मा प्रोटीन वो मैं बताऊंगा। पहले कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि आपका यूरिया, है ना, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होने पर। जब आप प्रोटीन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका वेस्ट बनता है, जैसे यूरिया बनता है, या तो क्रिएटिनिन बनता है, या तो यूरिक एसिड बनता है, जो कि प्लाज्मा में होता है ना। इसीलिए तो बोला कि प्लाज्मा आपके एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होता है ना। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब चीजें हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन द लिवर, जो कि बनता लिवर में है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होता है किडनी तक वाया ब्लड, ब्लड के माध्यम से। बनता लिवर में है क्योंकि मेटाबॉलिज्म वहीं हो रहा है, बनता लिवर में है। ये सब जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, और वो कहाँ जाता है? किडनी में, और किडनी में फिल्टर होकर के यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वंस फूड इज डाइजेस्टेड, जब एक बार आप खाना खाते हैं और पच जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोनोसेक्राइड्स में, है ना, अमीनो एसिड्स में। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं तो वो कन्वर्ट हो गया मोनोसेक्राइड ग्लूकोज में, ठीक है। आप प्रोटीन खाएं तो वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। आप अगर फैट खाएं तो वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में ही जाते हैं, प्लाज्मा में भी होता है। विच द ब्लड बॉडी नीड्स फॉर हीट प्रोडक्शन, बॉडी के हीट प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मटेरियल क्रिएशन एंड रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। इसलिए प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में थोड़ा बहुत मात्रा में हॉर्मोन्स भी होते हैं, है ना। प्लाज्मा में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स होता है। एक बार फूड जब डाइजेस्ट होता है तो आपका फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो प्रोटीन या तो फैट, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद? मोनोसेक्राइड्स यानी ग्लूकोज में, है ना।
फिर आपका प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में। और ये सब किसके लिए जरूरत है, हीट प्रोडक्शन, शरीर में आपके उष्मा को बनाने के लिए, एनर्जी ऊर्जा को बनाने के लिए, मटेरियल क्रिएशन अलग अलग चीजें बनाने के लिए, प्लस रिपेयर, अगर कहीं इंजरी हो गई उसको रिपेयर करना उसके लिए, है ना। वेरी गुड। अब हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स, है ना। अ हार्मोन वाज दस डिफाइंड एज अ कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ सिक्रेटरी टिश्यू ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग आपके बॉडी में ग्लैंड्स हैं, सिक्रेटरी टिश्यूज हैं जो कि स्रवन करते हैं हार्मोन्स का, वो स्रवित होकर ब्लड में आता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से टारगेट टिश्यूज तक, जहां तक पहुंचना है। एंड वेयर दे इंक्लूड फंक्शनल चेंजेस, जहां पर उसका फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब बात करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन दैट हेल्प मेंटेन द, देखना प्लाज्मा में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, है ना। ध्यान से एकदम पढ़ने पर फोकस कीजिए, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा, आंसर करना होगा। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा है बताइए, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, और मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, एल्बुमिन, है ना, ध्यान रखना। तो प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एट अबाउट 25 mm ऑफ Hg, यानी कि ब्लड का जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 25 mm ऑफ Hg लमसम होता है, वो मेंटेन करने का काम करता है। एंड 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन में है, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन मेड बाय लिवर, जो कि लीवर के द्वारा बनता है। एल्बुमिन किसके द्वारा बनता है, लीवर के द्वारा बनता है। एंड एल्बुमिन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड हेल्प्स कीप फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द अदर टिश्यूज, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्पफुल होता है, ध्यान रखना। यानी कि ये जो एल्बुमिन है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है प्लाज्मा का, जो कि लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और ये एल्बुमिन ब्लड स्ट्रीम में आता है तो ब्लड से, जैसे देखो ब्लड वेसल से ब्लड लीक ना कर जाए, ब्लड लीक ना कर जाए तो अंदर में वो प्रेशर मेंटेन करना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो करता है कौन है, एल्बुमिन करता है। ठीक है, चलो फाइब्रिनोजेन ये क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोटीन हेल्प्स स्टॉप ब्लीडिंग बाय हेल्पिंग ब्लड क्लॉट टू फॉर्म, ब्लड को क्लॉट बना करके उसको हेल्प करता है। ध्यान रखना फाइब्रिनोजेन भी बनता लीवर में ही है और ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड दैट आर मेड इन लीवर बाय इम्यून सिस्टम, ये भी लीवर के द्वारा, मतलब जो भी प्रोटीन है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, तीनों लीवर के द्वारा बनता है। और ये इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे मतलब कह सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन, याद कीजिए एंटीबॉडी होता है ना, तो ग्लोबुलिन आपके लिए इम्यून सिस्टम का काम करता है। ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर में फंक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में, प्लस इन्फेक्शन से फाइट करने में, है ना, इन्फेक्शन से फाइट करने में। अगर ब्लड प्लाज्मा में कुछ मात्रा में गैसेस भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। वेरी गुड, है ना। अलग अलग गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कॉम्बिनेशन में हीमोग्लोबिन के साथ, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन के साथ आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो आरबीसी को पढ़ने से पहले क्वेश्चन कीजिए, है ना। आरबीसी को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एक क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ें, ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं, आप क्वेश्चन करिए पहले। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया आज के क्लास में, ब्लड क्या है ना, ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लड के फंक्शन, है ना, और ब्लड के कंपोजिशन। कंपोजिशन में प्लाज्मा सिर्फ पढ़ा हूं, है ना, आज पढ़ाया हूं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, नॉर्मल पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड का, बताइए। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 6.827, 6.827 या 7.35 टू 7.45, तो हमने बताया था स्लाइटली अल्कलाइन, तकरीबन 7.45 के लमसम, तो आपका हो जाएगा 7.35 टू 7.45। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन। कितनी बार बताया कि सबसे ज्यादा मात्रा में एल्बुमिन होता है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, सी, सबसे ज्यादा मात्रा में एल्बुमिन होता है ना। चलो
नेक्स्ट है ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। देखो ये एक सवाल मैंने बताया था ना, PYQ में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव या नर्वस, किस प्रकार का टिश्यू होता है ब्लड? एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव या नर्वस, बताइए किस प्रकार का टिश्यू होता है? तो आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी? आरबीसी वैसे आज पढ़े नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे। वैसे आपको बता दें आरबीसी का जनरल लाइफ स्पान जो होता है 120 डेज, 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है आरबीसी का लाइफ स्पान, है ना। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। वेरी गुड। आरबीसी का व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? पर माइक्रोलीटर में कितना होता है? देखो ऑप्शन के हिसाब से बताइए। 102 मिलियन, 3 से 4 मिलियन, 4.5 से 6.5 या 7 से 8? जवाब दीजिए। तो 4.5 टू 6.5 मिलियन, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने 4.5 से 5.5 बताया तो अब 6.5 हो गया तो खराब हो गया, नहीं। ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। हाँ, दिक्कत कब होगा? जब मान लो 10 मिलियन 12 मिलियन हो जाए तो वो गलत है, वो नहीं होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, है ना। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी था ना हमारा सिलेबस कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस तीनों पर पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो कैसा रहा क्लास? अगर अच्छा रहा तो बताइए, है ना। तो थैंक यू सो मच, ओके।